बच्चों, यह जो हम लोगों का चैप्टर है कंटेम्पररी साउथ एशिया, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत साउथ एशिया क्या है। ये साउथ एशिया, दक्षिण एशिया क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर के अंतर्गत, कंटेम्पररी पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो एक आपका चैप्टर है कंटेम्पररी साउथ एशिया, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें यह पढ़ना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में साउथ एशिया का क्या रोल है। प्रेजेंट टाइम में यह साउथ एशियन कंसेप्ट रेलिवेंट है या नहीं है, और ख़ास करके साउथ एशिया में के अंतर्गत वैसे कंट्री को एक साथ एक ग्रुप में रखा गया है और एक ग्रुप में रखा गया है जिसके जियोग्राफिकल कंडीशन और सिचुएशन, पॉलिटिकल कंडीशन और सिचुएशन, कल्चर, लैंग्वेज कुछ हद तक सिमिलर रहे हों। जैसा कि हम देखते हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे कि साउथ एशिया के अंतर्गत किस किस कंट्री को रखा जाता है। तो फर्स्ट इसमें बांग्लादेश, सेकंड भूटान, थर्ड भारत, फोर्थ मालदीव, फिफ्थ नेपाल, सिक्स पाकिस्तान और सेवेंथ श्रीलंका। कभी कभी इन ग्रुपों में म्यांमार और चाइना को भी रख लिया जाता है, परंतु वे परमानेंट नहीं हैं, कभी कभी उन्हें रखा जाता है। लेकिन बेसिकली जब हम साउथ एशिया कहते हैं तो साउथ एशिया से हमारे माइंड में केवल इसी 7 कंट्री की इमेज हमारे सामने आते हैं। अब जब हम इसके जियोग्राफिकल, ये जितने भी कंट्रीज हैं, इनके जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर पर हम नज़र डालते हैं तो उत्तर साइड में क्या है, हिमालय पर्वत। दक्षिण साइड में हम जब इसके नज़र डालते हैं, ये जो आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं, हिंद महासागर। पश्चिम साइड में जब हम नज़र डालते हैं तो अरब सागर, और पूरब में मौजूदा बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता है, यानी कि इस चारों साइड, इन चारों एरियाओं से यह कवर्ड है, चारों साइड से। नॉर्थ, उसके बाद साउथ, वेस्ट और ईस्ट। उसके बाद इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, लैंग्वेज, सोशल एंड कल्चरल जो क्वालिटीज हैं, इसके लिए यह होल वर्ल्ड में अपनी एक अलग इमेज रखता है। अपने लैंग्वेज की वजह से, अपने सोशल और अपने कल्चरल एक्टिविटी या अपने कल्चर के लिए ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं होल वर्ल्ड में, इनकी एक अपनी अलग इमेज है। कभी कभी इस क्षेत्र में सॉरी, मैंने ऊपर चाइना बता दिया था, वो चाइना नहीं है, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है, लेकिन यह परमानेंटली नहीं है। और ख़ास करके इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनके हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ इनके जो गवर्नेंस सिस्टम हैं, जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो जब हम इसके अंतर्गत देखते हैं तो दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक से राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अगर हम बात करें कि यह जो 7 देश हैं, इसमें इन सभी में प्रारंभ से ही
स्टार्टिंग से ही, जब से इनको इंडिपेंडेंस मिला या जब से ये फ्रीडम इनको मिली, तब से हम कहें तो एक तरह की इनकी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, नहीं तो एक ही तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हम भारत के बारे में बात करते हैं और श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, तो जब से इनको आज़ादी मिली है तब से भारत और श्रीलंका में डेमोक्रेसी है। लेकिन वहीं हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी परमानेंट नहीं है। डेमोक्रेसी के साथ साथ कभी कभी स्थिति वहाँ पर यह बन जाती है कि सैन्य शासन का वर्चस्व बढ़ जाता है और वह गवर्नेंस सिस्टम पर काबिज हो जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वह परमानेंटली नहीं है, बीच बीच में वहाँ पर आपके सैन्य शासन भी आ जाता है। मिलिट्री जो पावर्स होते हैं वह रूलिंग में आ जाते हैं। तो उसके बाद जब हम भूटान या खास करके जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में 2016 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, संवैधानिक राजतंत्र, संविधान तो था, लेकिन उस संविधान को पालन करने का या उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का जो पावर था, एग्जीक्यूट करने का जो पावर था, वह वहाँ के राजा के पास था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है। तो जितने भी इसमें आपके 7 कंट्रीज हैं, सभी के पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम सेम नहीं है, बल्कि सभी के अलग अलग हैं। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहे। और वहीं जब मैं अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैन्य शासन दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। भूटान में राजतंत्र, मोनार्की, नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र, ऊपर मैंने आपको 16 बताया था, 2006 तक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी। मालदीव की बात करें तो 1968 तक वहाँ पर सल्तनत हुआ करता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इन सभी के जो गवर्नेंस सिस्टम हैं या पॉलिटिकल सिस्टम जो हैं वह डिफरेंट हैं। हालांकि कई बार श्रीलंका में जो होम वार है उसको वह नज़र आता है, और ख़ास करके वहाँ पर जो सिंगली समुदाय थे और तमिलियन जो थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। और कन्फ्लिक्ट होने का वहाँ पर जो मेन रीज़न है वह क्या है? उनके बीच कन्फ्लिक्ट होने का जो मेन रीज़न है वो सिंगली चाहते हैं कि श्रीलंका पर केवल और केवल मेरा कब्जा रहे, लेकिन तमिलियन क्या चाहते हैं कि एक तमिलियन नेशन स्टेट वहाँ पर बने जो केवल और केवल तमिलों के लिए हो, तमिलों के हितों की वह रक्षा करे। और चूंकि वह जो तमिलियंस हैं वह मूल रूप से भारत के हैं, इसलिए इस समस्या को श्रीलंका भारत के साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में राजीव गांधी की हत्या हुई। उसके बाद दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव, क्या डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है, और इन देशों में हर वर्ग और हर धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। और वैसे भी जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के अंतर्गत, चूंकि डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है वो सुप्रीम अथॉरिटी है या सुप्रीम पावर है, जो सभी पावर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं। पब्लिक गवर्नेंस को बनाती है, अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करती है और खुद ही उसके रूल को वो फॉलो करती है। और इसमें खास करके जो लीडिंग होती है वह लीडिंग का काम भी आपकी पब्लिक करती है।
और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। प्रतिनिधित्व मूलक यानी कि कुछ, अब जब हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे तो टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो मैक्सिमम जगहों पर, यानी कि यह जितने भी कंट्रीज हैं साउथ एशियन, इनके यहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी है वह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि संख्या इनकी अधिक है। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम है उनके लिए है। और दोनों में डिफरेंस भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो पब्लिक होती है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर के गवर्नेंस सिस्टम में अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वह क्या होती है, वह गवर्नेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। और खास करके जब हम लोग बात करते हैं तो यह जो पांचों कंट्रीज हैं, यहाँ पर पब्लिक हमेशा से डेमोक्रेसी के फेवर में रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहता है कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। पहले आप इन्वेस्ट करो, पहले आप पब्लिक फैसिलिटी दो, पहले पब्लिक के सामने अपने आप को प्रूफ करो, फिर आपको टैक्स दिया जाएगा या जो फैसिलिटी होगी उसके बारे में आपको जो भी वैल्यूज होंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन देशों ने इन मिथक को तोड़ दिया है कि लोकतंत्र केवल धनिक देशों में ही फल फूल सकता है, और इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, और उस समय जब इंडिया ने यह कहा कि हम गवर्नेंस सिस्टम के रूप में डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करेंगे, तो दुनिया की नज़र अचानक भारत की तरफ मुड़ गई, क्योंकि उस समय लोग यह मान रहे थे कि जो डेमोक्रेसी है केवल और केवल कैपिटलिस्ट कंट्री के लिए है, जहां पर लिटरेसी रेट हाई हो, जहां पर कैपिटल ग्रोथ हाई हो। और चूंकि हम उस समय 47 में न तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही थी और नहीं तो हमारे यहाँ के लिटरेसी रेट सही थे, फिर भी हम लोगों ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, और उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने, डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को हमने एक्सेप्ट किया, और उसको सक्सेस मिली। और अभी तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सक्सेस है। अतः दक्षिण एशिया के लोकतंत्रों के अनुभव से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ गया। कहने का मतलब है कि जो लोग केवल यह सोच रहे थे कि डेमोक्रेसी जो है वो केवल कैपिटलिस्ट कंट्री के लिए है, तो उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा था जब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलता मिली। और इसके साथ ही अब लोकतंत्र की तरफ या लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जो छोटे छोटे देश थे उनके भी नजर आए, या उनके भी नजर बढ़े कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की जा सकती है, उसको हम मेंशन कर सकते हैं, अपने यहाँ इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वह सक्सेस हो सकती है, बस पब्लिक यहाँ पर कॉन्शियस हो। जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, जिससे वहां पर डेमोक्रेसी बार बार ब्रेक हो जाती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बार बार ब्रेक हो जाती है, और आपका वहां पर सैन्य शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों द्वारा तख्ता पलट हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाया। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के मार्ग में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं बहुत। इसमें देखते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटाइजेशन न होने के मेन रीजन क्या क्या हैं, कौन कौन से कॉजेस हैं जो उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो सोल्जर्स, सेना, उसके बाद जो इसके धर्मगुरु हैं, उसके बाद वहाँ पर जो लैंड ऑनर हैं या जो एलिट क्लास हैं, इनका वहाँ के वहाँ के सोसाइटी पर अपना एक दबदबा है। यानी कि सोसाइटी के लोग केवल इन्हीं तीन लोगों के डायरेक्शन पर चलते हैं, और यदि इनके डायरेक्शन को नहीं मानता तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है।
और इन्हीं तीनों के प्रेशर के वजह से निर्वाचित सरकारों को गिरा करके सैन्य शासन कायम हुआ, क्योंकि इन तीनों लोगों का सपोर्ट किसको रहता है? सैन्य व्यवस्था को रहता है। इसलिए वहां पर बार बार आपके सैनिक शासन लागू हो जाता है। उसके बाद भारत की पाकिस्तान के साथ हमेशा से तनातनी रही है, जिसका फायदा भुना करके यहाँ के सैनिक शासक या धर्मगुरु लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखा करके यहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। वहां पर हमेशा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो गवर्नेंस सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है और मिलिट्री पावर्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। यदि मिलिट्रिकल पावर कभी चाहता है कि भारत से रिलेशन सही करें, तो उसमें जो आपके डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और जब डेमोक्रेटिक लीडर्स चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छा बिहेव डेवलप किया जाए, तो जो सेना है वह इंटरफेयर करती है और वह वहाँ के डेमोक्रेटिक अथॉरिटी के द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं वह उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह कोशिशें नहीं की जाती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम मेंटेन रहे। हालांकि अमेरिका और चाइना ने एक मार्केट हब के रूप में पाकिस्तान को जरूर एक्सेप्ट किया, और केवल मार्केट हब के रूप में ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्हें क्या था, उन्हें बस अपना काम निकालने से मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं था। और उन्होंने अपने इस फायदे के लिए ही बार बार क्या किया कि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने बार बार वहां पर सैन्य शासन को बढ़ावा दिया, क्योंकि सैन्य व्यवस्था से उन्हें फायदा मिलता था। पाकिस्तान पश्चिमी हितों का रखवाला देश, अमेरिका तथा पश्चिमी देशों को विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद से डर लगता है। 9/11 की घटना आपको याद होगी, जिससे कि पूरा अमेरिका दहल गया था। और इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणुविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाएं। यदि एक बार जो पाकिस्तान में फलते फूलते टेररिस्ट हैं, यदि उनके हाथ में एक बार यदि न्यूक्लियर वेपन्स लग जाता है, तो इससे क्या होगा आप सोच सकते हो। और इसलिए जो आपके अमेरिका है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वह भी सहमे रहते हैं। और भारत एवं पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश संकट, इसके बारे में भी आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि याहा खां के सैन्य शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में भी दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और पश्चिमी पाकिस्तान जो था वह अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानता था, और पूर्वी पाकिस्तान के लीडरशिप को वह निगलेक्ट कर देता था, या पूर्वी पाकिस्तान के इम्पोर्टेंस को वह निगलेक्ट कर देता था। केवल और केवल तवज्जो वह पश्चिमी पाकिस्तान को देता था, जिसके कारण दोनों में मतभेद क्रिएट हुए, और जिसके कारण कि भारत ने उसमें इंटरफेयर किया, तो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, और बांग्लादेश 1971 में एक अलग राष्ट्र के रूप में उभरा, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, और जिसके लीडर आपके मुजब्बिर रहमान थे। उनके लीडरशिप में बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना, और 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, और 71 के बाद वह एक स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया में उपस्थित हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू किया, और इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई।
पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजब्बिर रहमान ने किया और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था लैंग्वेज और कल्चर के लिए, तो इससे तंग आकर के इसके ऑटोनॉमी के लिए मुजब्बिर रहमान ने क्या किया, अवामी लीग को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली, जिसके अवामी लीग के लीडर कौन थे, शेख मुजब्बिर रहमान थे। और लेकिन सारे सीटों पर विजय मिलने के बाद भी इनको गवर्नेंस सिस्टम में कोई अच्छा रोल नहीं मिला। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत मिल गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबाव होने के कारण इस सभा को आहूत करने से मना कर दिया और शेख मुजिबुर रहमान जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जो जनरल याहिया खां के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिसमें हजारों लोग मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोगों का पलायन शुरू हो गया और उस समय भारत में बांग्लादेश से यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से 80 लाख लोग भारत में आए थे और भारत सरकार ने वहाँ के लोगों के आज़ादी की मांग का समर्थन किया, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाई, उन्हें मिलिट्रिकल हेल्प पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गया, जिस लड़ाई में कि पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह से आपका बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आगे की टॉपिक जो नेपाल और श्रीलंका का है कि किस तरह से यहाँ पर क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेपाल और श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।